कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। इनके वन लाइनर जो हैं हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पूरा ऑथर कवर कर लिया है, तो बहुत ही मजा आएगा आज की इस वीडियो में। करीब 40 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम वन बाई वन करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे बाई शिपरैक। शिपरैक मतलब शिप के खराब होने से वो एक समंदर में डूब गए थे और उससे उनकी मृत्यु हुई थी। इनके भाई का क्या नाम था? जॉन वर्ड्सवर्थ। पिछले हमने जो वीडियो लेसन था उसमें डिस्कस किया था इनकी जो डेथ थी उसके बारे में, और उस पर एक एलिजी लिखी थी एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिसका नाम था पील कैसल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो देखना। पील कैसल। और इसमें इन्होंने याद किया था अपने भाई को। और जो पील कैसल है वो क्या है, बेसिकली एक पिक्चर थी, जॉर्ज ब्यूमाउंट की पेंटिंग थी, जिसमें पील कैसल जो है समंदर के किनारे है। जो समुद्र है वो एंगर में है, ठीक है, तूफान आया हुआ है। तो उस पिक्चर से इंस्पायर होके वर्ड्सवर्थ ने वो एलिजी जो थी वो लिखी थी, और वो बहुत ही प्रेज किया था उसमें उस पिक्चर को, कि उन्होंने सीखो उसके जो रियल एस्पेक्ट्स हैं उसमें दिखाया है उसका असली नेचर यही है ना। जो उसकी जो कामनेस है वो कैसी है, डिसेप्टिव है। तो इस बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। आगे देखते हैं लॉर्ड मियाँ। ये क्या है? ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम मैंने आपको बताया था शायद। नैरेटिव पोएम क्या होता है, जिसमें ऑथर जो है वो पोएट है या ऑथर है वो क्या करता है, वो नरेट करता है कोई स्टोरी। ठीक है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है? एपिक एक नैरेटिव पोएम होती है, बैलेड भी कैसी होती है, नैरेटिव ही होती है। इसके अलावा कोई भी पोएम जिसमें एक नरेशन अगर हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो क्या है, वो नैरेटिव पोएम है। बेसिकली कोई स्टोरी फॉर्म में अगर कोई पोम है। ठीक है। थर्ड वन इज द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। जो इसका सबटाइटल है वो क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। रूथ क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। ये भी एक तरह से नैरेटिव पोएम ही है, जिसमें एक स्टोरी है किसकी, बैकग्राउंड गर्ल की। और वो होता क्या है, सी फेल इन लव विद एन अमेरिकन यूथ, और जो कि उसको छोड़ के चला जाता है, ही डेजर्ट्स हर। होता क्या है, जो लड़की है सी हैज़ गॉन मैड, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे रिकवर भी होती है। वो कहाँ जाती है, तो नेचर की जो अच्छी साइड होती है, काम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, उसमें वो क्या लेती है, सॉलेस लेती है। उसे उसे शांति मिलती है, पीस मिलती है, काम मिलती है। और जो अमेरिकन यूथ होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ही वॉज इंस्पायर्ड विद द डार्कर साइड ऑफ नेचर। डार्क साइड ऑफ नेचर से वो ज़्यादा इंस्पायर था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंटेड द कंट्राडिक्शन बिटवीन द काम एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर एंड द वायलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। इन दोनों के बीच में क्या है, कंट्राडिक्शन विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में प्रेजेंट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट जो है, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ रियल सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन जो है वो वर्ड्सवर्थ ने कही है, इनका एक कोट है। इसका मतलब जो है वो पोइट्री जो है वो किसकी वो लैंग्वेज है, रियल लैंग्वेज है एक मैन की, जब वो उस स्टेट में होता है, सेंसेशन की स्टेट में होता है। मतलब जब वो संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार होता है, तो उस स्थिति में ये मैन की क्या है, वास्तविक लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन जो रियल लैंग्वेज है मैन की इस स्टेट में, तो वही लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है। फिफ्थ है, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between language of prose and the metrical composition। ये कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ प्रोज जो होती है और मेट्रिकल कंपोजिशन है, उसमें कोई भी इसेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता। ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। मेट्रिकल कंपोजिशन का मतलब वही पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है। ओके, सिक्स है, सिक्स पॉइंट को देखते हैं। वर्ड्सवर्थ कहाँ कहाँ रहे थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ड्सवर्थ जो है वो सेटल डाउन, इनिशियल जो अपने इनिशियल स्टेज ऑफ जो लाइफ थी उनकी, उसमें ही सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी। और इनिशियल स्टेज जो थी उनकी लाइफ की, उसमें वो कॉलेज से भी मिले थे, है ना। तो ये तीनों लोग कहाँ पे रहते, एल्फॉक्स डेन में रहे थे, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। लेकिन अपने आखिरी 50 सालों में, सोचो आखिरी 50 साल, कितना लंबा टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। आखिरी 2 साल 3 साल, आखिरी 50 साल की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफिस लाइफ लिव फर्स्ट एट, पहले तो वो डब कॉटेज में रहते, उसके बाद ग्रासमियर में, और फाइनली एट वाइडल माउंट। ये पूछा जाता है। ठीक है, वाइडल माउंट में वो आखिरी दिनों में रहे थे। ये देखो, ये हाइपरबोल है, फिगर ऑफ स्पीच। इसमें 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। एक बार में मैंने कितने देखे, 10,000 देखे। ये डैफोडिल्स से ये लाइन ली गई है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है कई बार, कौन सी है, हाइपरबोल है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, डैफोडिल से ली गई है। ठीक है, तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहा जाता है। ठीक है, एक बार में कोई 10,000 देख सकता है नहीं, लेकिन कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइपरबोल है। हिंदी में इसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति की जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कह दिया जाता है। नेक्स्ट है, 8 पॉइंट है,
द शेक्सपियर स्पीक। अच्छा, ये स्पीक को देख कर कंफ्यूज मत होना, एंशियंट फॉर्म है किसकी, स्पीक की। स्पीक माने क्या होता है, बोलना, ठीक है। एंशियंट जो हमारी लैंग्वेज थी वो काफ़ी अलग थी इंग्लिश की, बहुत सारे वर्ड जो थे वो अब पुराने हो गए हैं, ऑब्सोलेट हो गए हैं, यूज में नहीं है। तो शेक्सपियर स्पीक द फेथ एंड मोरल होल्ड विच मिल्टन हेल्ड, इट इज़, तो ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ डेट फ्लड, ये इस सोनेट से ये लाइन ली गई है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं जिस फ्रीडम या लिबर्टी की शेक्सपियर ने बात की थी, उन्हीं मोरल्स को मिल्टन ने हेल्ड किया, तो उसी फ्रीडम की बात यहाँ पे कौन कर रहे हैं, वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं, राइट। ये एक पोयम है द फाउंटेन। फाउंटेन जो लिखी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इसमें एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, वी आर प्रेस्ड विद हैवी लॉज, ठीक है, बर्डन है हैवी लॉज का हमारे ऊपर। तो इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ पोयम का। इसमें होता क्या है, एक यंग वन होता है, एक ओल्डर वन होता है, दोनों साथ में बैठे होते हैं बाई द साइड ऑफ फाउंटेन। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अचानक से जो ओल्डर वन होता है वो अचानक से सैड हो जाता है, मेलनकॉलिक नेचर उसमें स्टेट में चला जाता है, और वो अपनी व्यथा, अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो है वो सुनाता है, और उसको थोड़ी सी एडवाइस भी देता है जो यंगर वन होता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। तो वहीं से ये लाइन ली गई है। 10th है, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज, ये फर्स्ट लाइन है प्रीलूड। जो प्रीलूड इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम थी, जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1850 में। अच्छा, इसके मैंने आपको 3 टाइटल बताए थे। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने, वहाँ पे, या फिर कमेंट कर देना, ठीक है। आपको जैसे भी लगे, जैसे भी समझाना है मैं समझा दूंगा। तो होता क्या है, अगर जो जेंटल ब्रीज है, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी हल्की हल्की जो हवा बहती है, उसको ब्रीज बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो उसमें क्या है, उसमें ब्लेसिंग है, मतलब इन्होंने नेचर को अपनी हर एक पोयम में, हर एक वर्क में एडमायर किया है। तो यहाँ पे भी वो किसको एडमायर कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रीज को एडमायर कर रहे हैं। तो ये प्रीलूड है। अच्छा, मैं बताने वाला था, प्रीलूड के 3 टाइटल थे। पहला टाइटल जो था वो दिया था इन्हें, वर्ड्सवर्थ ने खुद दिया था, कॉलविज को ये पोयम डेडिकेट की थी, तो इसका टाइटल था पोयम्स टू कॉलविज। दूसरा टाइटल जो था वो था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये कॉलविज ने दिया था। और तीसरा टाइटल जिस नाम से पब्लिश कराया गया ये वर्क, मैरी हचिंसन उनकी वाइफ ने दिया था, जब उन्होंने ये इस वर्क को 1850 में पब्लिश कराया था, द प्रीलूड, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉन क्रो वैनसम ने इन्हें कहा है वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। आगे 12th है, वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये एर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू एर्नोल्ड जो थे वो विक्टोरियन एज के एक पोएट थे। ब्राउनिंग ने इन्हें कहा है लॉस्ट लीडर इन्होंने एक पोयम लिखी थी, उसमें वर्ड्सवर्थ का मैं जिक्र किया था, क्यों कहा था आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक लाइन और आएगी। सैली ने इन्हें मोरल यूनक कहा है, ठीक है। मोरल यूनक किसको बोला है, वर्ड्सवर्थ को बोला है किसने, सैली ने, पूछा जाता है। इसके बाद 15 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर, ठीक है। मुझे कैसा बनना है, टीचर बनना है, ये मतलब मुझे ऐसे कंसीडर किया जाए लोगों के द्वारा कि मैं कौन हूँ, टीचर हूँ। तो उन्होंने प्रीच करने की कोशिश की है अपनी पोएम्स के माध्यम से, तो ये वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। कॉलविज प्रोबेबली मैट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टॉल, 1795 में कॉलविज की मुलाकात हुई थी वर्ड्सवर्थ, और कहाँ पे, ब्रिस्टॉल में। 17 पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क्स वॉज डन बिटवीन 1798 to 1808 and when he was under the influence of Colville। वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे वर्क लिखे थे 1798 से 1808 के बीच में, ठीक है। वाकई में सही बात है, बुढ़ापे में बाद में जो इनकी बात की एज थी उसमें इनके वर्क बहुत ही ऊटपटांग थे, कुछ भी लिखे करते थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो कॉलविज के इन्फ्लुएंस में थे, या जो भी कह लो, उनके साथ उनकी दोस्ती थी, या इन्फ्लुएंस में नहीं भी होंगे, इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने सबसे अच्छे वर्क जो थे वो प्रोड्यूस किए थे। आगे देखते हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में इनका लिरिकल बैलेड आया था, और उसी की जो पोइट्री हैं वो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आगे मिल्टन जो थे वो वर्ड्सवर्थ के क्या थे, आइडल थे। 19 है, लॉवेल, इनको बोलते हैं हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, ये ऐसा विमार किसने दिया है, लॉवेल ने दिया है। आगे, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट, वो उन्हें मैन नहीं बोलते हैं, वो इन्हें क्या बोलते हैं, भटकती आत्मा बोलते हैं। कौन, सैली ने इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है, और कुछ अच्छी बातें भी कही हैं। और इन्होंने कहा है कि ये हमेशा भटकती आत्मा थे, हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेंज एडवेंचर्स पे जाते थे, उनका कभी भी कोई भी एंड नहीं होता था। विद स्ट्रेंज वर्ड्सवर्थ, पूरी लाइन एक बार मैं कोट कर देता हूँ, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम, ये कौन कहते हैं, सैली बोलते हैं।
टी.एस. एलियट ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोम्स। वो कहते हैं जो इन्होंने थ्योरी दी थी, जो ये प्रीच करते थे, ये खुद की पोयम में ही नहीं उसको प्रैक्टिस करते थे या यूज करते थे। ऐसा किसने कहा? टी.एस. एलियट ने कहा। ओके, अच्छा यहाँ पे अगली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है बहुत बार। यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ये है क्लासिसिज्म। क्या है? क्लासिसिज्म। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें भी यही लिखा होगा, लेकिन आप अपने आप से सही कर लेना उसे। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। जो रोमांटिसिज्म थी वो किसके बाद आई थी? क्लासिसिज्म के बाद ही आई थी। तो गोइडी ने कहा है कि क्लासिसिज्म जो हेल्थ है और रोमांटिसिज्म क्या है? वो डिजीज है। 23 इमर्सन ने इमॉर्टैलिटी ओड को क्या कहा है? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके बाद टेनिसन ने भी इन्हें क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने कुछ भी ढंग का नहीं बोला। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, ये टेनिसन ने कहा है। इसके बाद ब्राउनिंग ने क्रिटिसाइज किया इन्हें इन द लॉस्ट लीडर, ये जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। एक्चुअली ब्राउनिंग ने इनको ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इनिशियल फेज में जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उससे ये बेहद ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उसकी बात किया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ भी बहुत सारे रीजन्स पाए जिसकी वजह से इन सारे आइडियाज़ से ये दूर हो गए, और इसकी वजह से ब्राउनिंग ने इन्हें क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है कि इनके जो लिबरल आइडियाज़ थे जिससे ये इनिशियल अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उसके लिए बात भी करते थे खुल के, पब्लिक फोरम पे अपनी आवाज़ भी रखते थे, अब वो उनसे दूर हो गए। ठीक है, तो ब्राउनिंग ने ये कह के इनको क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है कि वो कैसे थे? द लॉस्ट लीडर। ठीक, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। 26 है, इन द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन, ये एन है, एंड नहीं है, एन एलियन हार्प। इससे अपने आप को प्रीलूड में वर्ड्सवर्थ जो है वो कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 27 है, लिरिकल बैलेट्स वर मोर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। अमेरिका में इनको ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया, और जो थर्ड एडिशन था वो अमेरिका में पब्लिश हुआ था कब? 1802 में। ठीक है, 3 एडिशन आए थे, 1798, 1800, 1802 और 1805। ठीक है, ये 3 एडिशन आए थे लिरिकल बैलेट्स के। पहले एडिशन में क्या हुआ था, मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ। 1798 में जो एडिशन आया था वो पब्लिश हुआ था अनोनिमसली। 1800 में जो एडिशन आया था उसमें प्रीफेस ऐड किया गया था। ध्यान रखनी है ये चीज़ें, प्रीफेस ऐड किया गया था, और उसमें किसका नाम था? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, जो थर्ड एडिशन आया था 1802 में, वो कहाँ पब्लिश हुआ था? अमेरिका में। उसमें एक थ्योरी ऐड की गई थी पोइटिक डिक्शन में। ठीक है, और जो फोर्थ एडिशन आया था वो आया था 1805 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने हैं। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, कुछ स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं कई बार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। लॉन्ग कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ में कोई ह्यूमर नाम की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, कोई ह्यूमर नहीं है इनमें। आगे देखते हैं, वाई आर दाउ साइलेंट। अच्छा, कीट्स ने इन्हें एक टर्म दिया है ईगोटिस्टिक सबलाइन। ठीक है, इनको ईगोटिस्ट बोला है किसने? कीट्स ने, क्योंकि इनके सारे वर्क जो थे उनमें ये खुद भी प्रेजेंट रहते थे, खुद को सेंटर में लिख के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। इसीलिए कीट्स ने, मैंने ये शायद ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखना, कीट्स ने इन्हें कहा है ईगोटिस्टिक सबलाइन। ये जो है एक लव सोनेट है, ओनली लव सोनेट है। ठीक है, किसकी? वर्ड्सवर्थ की। वाई आर दाउ साइलेंट। 30th है, द पोएम हैप्पी वॉरियर। हैप्पी वॉरियर एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, जिसमें ये कमेमोरेट करते हैं अपने ब्रदर की डेथ जॉन वर्ड्सवर्थ को। और किसमें करते हैं? पील कैसल में। दूसरी कौन सी है? हैप्पी वॉरियर। ओके, प्रीफेस। चलो, प्रीफेस जो है वो लिरिकल बैलेट का अभी बताया मैंने, 1800 में आया। इन्होंने कहा है अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। टिंटन है क्या है? ड्रामेटिक लिरिक है। अच्छा, ये अब ड्रामेटिक लिरिक क्या होती है? ड्रामेटिक लिरिक वो होती है जनरली जिसे एक्ट भी किया जा सके, या फिर जिसमें एक लंबी स्पीच जो है वो दी जाती है, किसी दूसरे को एडवाइस किया जाता है किसी दूसरे को, उसको ड्रामेटिक पोएम बोलते हैं। राइट। 34th है, अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान टू वॉन्ट टू कम्फर्ट, ये एम है यहाँ पे, कमांड, ये एम है। ठीक है, comfort and command, and yet a spirit still and bright be something of an with something of an angel light delight। ये सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट एक पोयम थी। इसमें कुछ आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो पोयम है वो यहीं तक है। ठीक है, ये जो ये लाइन्स है ये यहीं तक है। इसके अलावा ये जो है ये पोम का नाम है। अ परफेक्ट वुमेन नोबली प्लान टू वार्म टू कम्फर्ट एंड कमांड, एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट। ये किससे ली गई है? सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। इसमें ये तारीफ की है किसकी? इन्होंने अपनी वाइफ की तारीफ की है, मैरी हचिनसन की।
मैरी वर्ड्सवर्थ जिनको बाद में बोला गया, उनकी तारीफ़ की है, उनकी तारीफ़ में ये पोयम लिखी है। इसके बाद और ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हैव आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हैव डस्की हेयर। ये सी वॉज ए फैंटम ऑफ ट्विलाइट से ये लाइन ली गई है। ये भी उन्हीं के लिए लिखी है इन्होंने, अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए। उसके बाद सी ये जो लाइन है इसमें भी तारीफ़ की जा रही है एक वुमेन की, लेकिन ये उनकी वाइफ नहीं है, ये कौन है, उनकी बहन है, डोरोथी। सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट fears, a heart, the fountain of sweet tears and love, hope and joy। ये स्पैरो नेस्ट एक पोयम थी इनकी, उससे ये लाइन ली गई है और किसको, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ये कही गई है। आगे है, ये है इनकी जो लूसी पोयम एक सीरीज आई थी, अ सेट ऑफ 5 पोम्स, वहाँ से ये लाइन है, बट सी इज इन हर ग्रेव, ओ द डिफरेंस टू मी, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रॉडन वेज। यहाँ से ये लाइन ली गई है। यहाँ पे लूसी जो है वो अर्ली डेथ हो गई थी उसकी, जल्दी मर गई थी, तो उसी के लिए कहा गया सी इज इन हर ग्रेव। लूसी पोयम जो थी वो कौन कौन सी थी, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग अनट्रॉडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, 3 years he grew in sun and sober, I traveled among unknown men। कहाँ पे लिखी थी इन्होंने, जर्मनी में जब ये रह रहे थे तब इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, आगे 39 है, द गॉड्स अप्रूव्ड द डेप्थ नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल। टमल्ट क्या होता है, एक कन्फ्यूजिंग नॉइज होता है, ठीक है, तो उसको टमल्ट बोलते हैं। 40 है, अपेंडिक्स ऑन द पोएटिक डिक्शन एडिड टू लिरिकल बैलेट्स इन 1802। मैंने आपको बता दिया था, 3rd एडिशन में ऐड की गई थी। तो आज हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को ख़त्म कर लिया है। अब हम जो अगला ऑथर शुरू करेंगे वो करेंगे शेक्सपियर। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो नेक्स्ट चीज़ हम इसके साथ में पढ़ेंगे वो है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर को भी हम शुरू करेंगे, और ग्रामर को शायद ये मैंने आपको नहीं बताया, हम पढ़ेंगे वैनन मार्टिन से। वैनन मार्टिन ही एज इट इज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसकी एक्सरसाइजेज कराऊंगा, ठीक है, और आपको उतना बहुत है, उतना सफिशियंट है। इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं, उनको आप करोगे, आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम उसको करेंगे अच्छे से, और आपकी बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में कवर होने वाली हैं, और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया भी था कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पेपर में लीड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आपके क्वेश्चन जल्दी ग्रामर में गलत नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं अब तक टीजीटी पीजीटी के, इतना भारी भरकम कुछ भी नहीं पूछते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं लोग क्यों गलत करके आते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे उन्हें अच्छे से, और आई होप आपकी ग्रामर पे कमांड जो है वो अच्छी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।